आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से आर ओ और यूपी पीसीएस वाले इसे ध्यान से देख लें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज के वीडियो में यहाँ पर पद्म सम्मान को देखेंगे। पद्म सम्मान के बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्रमशः यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ना कि कैस्पियन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, अराल सागर है। तो इन सागरों से जो इनके किनारे होते हैं, इनके किनारों पर या इनके तट पर जो देश बसे हुए हैं, कई बार इनसे प्रश्न आते हैं, तो उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा कि भारत में जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, ऊन, मांस, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, तो इनके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर और कौन सा है तीसरे स्थान पर। भारतीय मानक समय के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर प्रोटोकॉल और संबंध जैसे कि कार्टाजेना, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल और क्योटो। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2029, 2027, 2026, 2025, 2024 को किस इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे और कुछ संस्थाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए पद्म सम्मान 2025। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा, कुल मिला के 139 सम्मान जो थे ये प्रदान किए गए थे। इस बार जो पद्म सम्मान प्रदान किए गए थे उसमें कुल कितने सम्मान थे? 139, जिसमें पद्म विभूषण दिए गए थे 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। कुल मिला के 23 महिलाएँ हैं जिनको इस बार पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें एनआरआईज 10 हैं, मतलब कुल मिला के 10 विदेशी या एनआरआईज हैं। मरणोपरांत 13 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यूपी से 10 लोग हैं जिनको पद्म सम्मान से 2025 में सम्मानित किया गया। तो ये आपका जो है एक जनरल आंकड़ा आपके सामने है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। देखो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लो। पद्म विभूषण कुल विजेता कितने हुए? 7, ठीक है। इनमें 3 लोग हैं, यानी कि पद्म विभूषण में 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनको मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। एक तो आपकी शारदा सिन्हा, प्रसिद्ध लोक गायिका। दूसरी ओसामू सुजुकी, मारुति के जनक। और तीसरे कौन है? एम.टी. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा। तो ये 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत। इसके बाद चौथे हैं जगदीश सिंह खेर, पूर्व CJI। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, दवा के क्षेत्र में। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र में। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र में। तो ये 7 हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो इसके बाद सबसे चर्चित सम्मान है वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? कुल मिला के 19 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनके नाम आ सकते हैं उनमें से सुशील कुमार मोदी हैं, पंकज उधास हैं, शेखर कपूर हैं, बाकी के लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री दिया गया है 113 लोगों को। इनमें से मुख्य नाम आ रहे हैं आपके सामने। अरिजीत सिंह जो कि गायक हैं, आर अश्विन क्रिकेटर हैं, चंद्रकांत सोमपुरा ये राम मंदिर के शिल्पकार हैं, हृदय नारायण दीक्षित जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। बाकी कुल मिला के 113 लोग हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इस यहीं से आपका बनेगा, अगर पद्म से कोई सम्मान आता है ना तो यहीं से आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ बहुत ही अच्छे ट्रिक हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तारिक, TARIK, ये तारिक इसके लिए ट्रिक है। यानी कि कैस्पियन सागर का जो तट है उसके किनारे कौन कौन से देश हैं? तारिक, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रूस, I फॉर ईरान और K फॉर कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सागर के तट पर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान बसे हुए हैं। बात करते हैं काला सागर तट। तो काला सागर तट पर इसके लिए क्या है आपके लिए? GURRBUT, ये आपके लिए शॉर्टकट है। तो यहाँ पर GURR, G फॉर जॉर्जिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रूस एंड R फॉर रोमानिया। BU से आपका हो गया यहाँ पर बुल्गारिया और T फॉर तुर्की यानी कि टर्की।
रेड सी के अंतर्गत देखेंगे तो जो शार्ट है वो है DESSEY, डाइजी। तो डी फॉर जिबूती हो जाएगा, इसमें डी साइलेंट रहता है। फिर आया आपका एरिट्रिया, ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरब, नेक्स्ट एस फॉर सूडान, ई फॉर इजिप्ट यानी कि मिस्र, और वाई फॉर यमन यानी कि यमन। ठीक है। अरावल सागर के तट पर आपका जो शॉर्टकट होगा यानी कि जो ट्रिक है वो है यूके, ओनली यूके। यह और इसमें जो यूके का मतलब हो गया, अरावल सागर के तट पर दो देश हैं, यू फॉर उज्बेकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान। ये है आपका मात्र यूके। ठीक है। सी ऑफ यहाँ पर एजो, सी ऑफ एजो, एजो जो है तो इसके लिए जो आपका ट्रिक है वो है UR, यूक्रेन एंड रूस। बाल्टिक सी वाला जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो बाल्टिक सी के लिए जो आपका यहाँ पर ट्रिक है वो है रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ये आपका जो है ट्रिक है, रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। यहाँ पर रूड में दो देश आ रहे हैं, एक तो रसिया हो गया, दूसरा डेनमार्क हो गया, तीसरा जर्मनी एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सेल में देखिए यस का मतलब हो रहा है आपका स्वीडन से, ई का मतलब हो रहा है आपका एस्टोनिया से, ये जो एल है मतलब लातविया हो गया, अगला जो एल है इसका मतलब लिथुआनिया हो गया। ठीक है। पोलैंड एंड फिनलैंड मतलब बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं, रसिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ये सारे ट्रिक इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का जिनके लिए अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे कि दूध उत्पादन में देखेंगे आप तो दूध उत्पादन में यूपी टॉप पर है। यूपी के बाद उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश है। तो दूध में यूपी, राजस्थान और MP हैं। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, जबकि मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, ये याद रखिएगा। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, मतलब वही सब जो पड़ोसी देश हैं आंध्र प्रदेश के, तो वही लोग हैं अंडा उत्पादन में। ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। मांस के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर मांस उत्पादन में यूपी भी आ रहा है, और फिर आ रहा है महाराष्ट्र। तो पश्चिम बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र ये मांस के उत्पादन में टॉप 3 पर हैं। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। मूंगफली का जो उत्पादन है इसमें टॉप पर गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, यूपी है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है ये टॉप पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, फिर राजस्थान है आपका। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटका टॉप पर है, फिर हरियाणा है, फिर उड़ीसा है। कुल सब्जियों के उत्पादन में यूपी टॉप पर है। ठीक है। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर कौन है, यूपी है, लेकिन अगर पूछा जाए कि फलों के उत्पादन में टॉप पर कौन है तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है टॉप पर है, तो याद रखिएगा फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। प्याज के लिए महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है भारतीय मानक समय। यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, एक बार सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय की गणना यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। तो जो भारतीय मानक समय की रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। दूसरी बात, GMT का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, लेकिन अब नहीं आएगा, क्योंकि अब पेपर जो है ना इस प्रकार से बन रहे हैं कि कम से कम लोग इसे हल कर पाएँ, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, सीटें कम है, तो पेपर ही टफ कर दे रहे हैं। ग्रीनविच मीन टाइम होता है फुल फॉर्म, और ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो इंडियन टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। आपको पता है ना देशांतर रेखाएं, ये हमारी जो पृथ्वी हो गई, ये आपका नॉर्थ पोल, नीचे हो गया आपका साउथ पोल। तो यहाँ से जो रेखाएं मिलती हैं इस प्रकार से 1-1 डिग्री पर कुल मिला के 360 रेखाएं मिलती हैं। तो इनमें से देखा जाए तो हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। पहले ध्यान देना, ये एक नया तथ्य आपको बता रहा हूँ। पहले भारत में मुंबई और कोलकाता का अपना स्थानीय समय होता था। फिर भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर एकरूपता दर्शाने के लिए जो मुंबई और कोलकाता का अलग अलग टाइमिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर यानी कि देशांतर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। सारी बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना कोलंबिया में स्थित है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा पर आधारित था। एडॉप्टेड यानी कि इसको एडॉप्ट किया गया था सन 2000 में, लागू हुआ कब? 2003 में। इसके बाद आता है आपका स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। यह जो स्टॉकहोम प्रोटोकॉल है यह अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए था। 17 मई 2004 को इसे लागू किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है, तो ये ओजोन परत से संबंधित है। इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1989। आगे चलकर इसमें एक संशोधन भी हुआ है जिसे किगाली संशोधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? किगाली संशोधन। ये कब हुआ था? 2016 में। यह भी ओजोन परत से ही संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था किगाली संशोधन के अंतर्गत। क्योटो जापान में है। क्योटो जापान यानी कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं उनमें कमी लाने के लिए इसे जो है 1997 में आयोजित किया गया था। ये सारे कार्टाजेना, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल, क्योटो। कार्टाजेना जैव सुरक्षा, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल ओजोन परत, क्योटो वैश्विक तापमान। इतनी बातें याद रखिएगा आप। देखो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अक्सर जो है ना कुछ वर्षों को इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया जाता है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि 2029 को घोषित किया गया एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। ठीक है, एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस ईयर के रूप में घोषित किया गया है 2029 को। 2027 को मनाया जाएगा सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म के रूप में। 2027 को मनाया जाएगा सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म के रूप में, यानी कि अगले साल 2026 के बाद 2027 में आप घूमने जाइएगा। तो इसी प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। 2026 में देखते हैं, 2026 में 3 वर्ष घोषित किए गए हैं। जैसे कि 2026 में एक तो वुमेन फार्मर ईयर के रूप में, 2026 को वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में, और 2026 को ही यहाँ पर रेंजलैंड्स एंड पास्टोरालिस्ट्स के रूप में इसे घोषित किया गया है। 2 याद रखना यहाँ पर, वुमेन फार्मर और वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में इसे घोषित किया गया है। 2025 के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में, कोऑपरेटिव्स के रूप में, ग्लेशियर्स प्रिवेंशन के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर प्रिवेंशन के रूप में भी इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया गया है यूनियन के द्वारा। 2025 को पीस एंड ट्रस्ट के रूप में भी घोषित किया गया है, और 2024 को इंटरनेशनल कैबिनेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, देखो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 1998-1999 में स्टार्ट किया गया था। जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पहले ही बन चुके थे, लेकिन इनका बैंक लिंकेज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1992-93 में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मिल रहे हैं इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएँ जहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।